Assalamualaikum students, how are you? Hope you'll be fine. I'm also fine. So let's start our lecture today. This is class 9. Our subject is chemistry. We are studying unit number 2 and today our topic is uses of isotopes. तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि जो आइसोटॉप्स हैं उसकी एक आध एप्लीकेशन और उनके यूजेस क्या हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम स्टडी कर चुके हैं कि जो आइसोटॉप्स हैं वो क्या होते हैं और हम डिफरेंट एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स का भी स्टडी कर चुके हैं। In science and many different technological fields, isotopes have vast applications. Isotopes के जो मतलब different fields में से बहुत सारी applications हैं, तो उनकी सबसे ज़्यादा applications किसमें हैं? In the field of medicines, क्योंकि मेडिसिन के अंदर इसको डायग्नोसिस में, रेडियोथेरेपी में और बहुत सारी डिजीज़ लाइक कैंसर इनके ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। तो इसके जो ज़्यादा एप्लीकेशंस किसके अंदर हैं? मेडिसिन के अंदर है कि आप किसी भी बीमारी को डायग्नोस करने के लिए रेडियोथेरेपी, ये भी एक ट्रीटमेंट है, एक थेरेपी है जिसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं और कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए। तो इसमें जो यूजेस है, फर्स्ट जो इसका यूज़ है वो क्या है? रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी किसमें हो रही है? इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो ये आपने याद रखना है, रेडियोथेरेपी किसके लिए यूज़ होती है? कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर, स्किन कैंसर के ट्रीटमेंट में आइसोटोप्स लाइक P32 एंड SR90 आर यूज्ड। स्किन कैंसर के ट्रीटमेंट में आपने याद रखना है कि कौन से आइसोटोप्स यूज़ किए जाते हैं? P32 एंड SR90 बिकॉज दे एमिट लेस पेनिट्रेटिंग बीटा रेडिएशंस। क्यों? उसका रीज़न ये है कि जो सी रेडिएशंस वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो लेस पेनिट्रेटिंग है, यानी कि वो ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। तो जो कैंसर के लिए है वो CO60 वो भी यूज़ किया जाता है बिकॉज इट एमिट्स स्ट्रॉन्गली पेनिट्रेटिंग गामा रेज, क्योंकि ये जो गामा रेज प्रोड्यूस कर रहा है वो स्ट्रॉन्गली पेनिट्रेटिंग होते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि जो स्किन कैंसर है उसके ट्रीटमेंट के लिए P32 एंड SR90 यूज़ किया जा रहा है और जो बॉडी के अंदर डिफरेंट ट्रीटमेंट्स के लिए इसको CO60 यूज़ किया जा रहा है। ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन। अब डायग्नोसिस और मेडिसिन है, इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है? जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, वो रेडियो एक्टिव का मतलब ये है कि उनमें से ऑटोमेटिकली उनके अंदर से रेडिएशंस निकलती हैं, इनके अंदर से खुद शुआएँ निकलती हैं। तो रेडियो एक्टिव का मीनिंग जो है तो आपने याद रखना है कि वो एलिमेंट्स जिनके अंदर से खुद शुआएँ निकलती हैं। तो जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं उनको जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्यूमर की डायग्नोसिस के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि जहाँ पे ट्यूमर होगा ना तो वहाँ पे वो जो है जब उसके अंदर से रेडिएशन निकलेंगे तो वो शाइन करेंगे। तो उसको जब वो कंप्यूटर के अंदर या फिर LCD के अंदर ऑब्ज़र्व करेंगे तो वो उसके अंदर उनको क्लियरली नज़र आएगी कि वहाँ पे जो है वो शुआएँ जो है वो निकल रही हैं, वो वाला पार्ट जो है वो ज़रा ज़्यादा शाइन कर रहा होगा। आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन 131, कौन से? आयोडीन 131 आर यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ गोइटर इन थायराइड ग्लैंड। तो जो थायराइड ग्लैंड होता है ये हमारी नेक के अंदर होता है, नेक में होता है। समटाइम्स इसकी स्वेलिंग हो जाती है, तो ये एक डिजीज़ होती है जिसका हम कहते हैं गोइटर, यानी कि अगर थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग हो जाती है तो नेक के नीचे एक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट फूला हुआ हिस्सा जो है वो हमें नज़र आता है, तो इस डिज़ीज़ को कहते हैं गोइटर। तो उसकी जो इसको उर्दू में गिलड़ भी कहते हैं, आम ज़बान में इसको गिलड़ भी कहा जाता है। तो उसकी डायग्नोसिस के लिए जो है आयोडीन 131 जो है वो यूज़ किया जाता है। इसी तरह से जो टेक्नीशियन है उसको बोन ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए यूज़ किया जाता है। बस किड्स ऐसे होते हैं जिनकी बोन ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो होती है, नॉर्मल बच्चों से भी कम होती है, तो उसको मॉनिटर करने के लिए जो है एक आइसोटोप्स है टेक्नीशियम। कौन सा आइसोटोप? टेक्नीशियम जो है वो यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरह से जो आइसोटोप्स हैं वो हमारे लिए कितने बेनिफिशियल हैं कि इनको हम डिफरेंट डिजीज़ की डायग्नोसिस में और ट्रीटमेंट में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस, तो देखते हैं कि ये कौन कौन से हैं।
These are used to estimate the age of fossils. तो ये फॉसल्स की एज को भी डिटरमिनेट करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। फॉसल्स क्या होते हैं कि जब एनिमल्स या प्लांट्स हैं जब डेथ हो जाती हैं तो उनके जो बकाया जाते हैं वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो जमा होते रहते हैं। उनके जो बकाया जात होते हैं तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम एक दूसरे के ऊपर जो है वो जमा होके एक या तो रॉकी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं तो या फिर वो एक दूसरे के ऊपर जमा होके एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको कहते हैं फॉसल्स। तो उन फॉसल्स से जो है वो एज भी डिटरमिन की जा सकती है कि जो पर्टिकुलर प्लांट के एनिमल है उसकी क्या एज थी। तो ये किसके ज़रिए से किया हो सकता है, ये आइसोटॉप्स के ज़रिए से हो सकता है, प्लांट्स की भी, एनिमल्स की भी और स्टोन की। द एज डिटर्मिनेशन ऑफ वेरी ओल्ड ऑब्जेक्ट based on the half-lives of radioactive isotope is called radioactive isotope dating। तो यहाँ से आपने रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग की जो डेफिनेशन है वो याद रखनी है कि वो क्या है। जो बहुत ही पुराने ऑब्जेक्ट्स हैं, जो बहुत ही पुराने ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी एज को डिटरमिन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ हाफ लाइव्स ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की हाफ लाइव्स की बेसिस पे। An important method of age determination of old carbon-containing objects by measuring radioactivity of C14 is called radiocarbon dating। तो रेडियो कार्बन डेटिंग की भी ये डेफिनेशन या इसको कार्बन डेटिंग कहते हैं वो भी आप याद रखनी है कि इसमें क्या होता है। रेडियो कार्बन डेटिंग में क्या होता है कि वो वाले फॉसल्स जिनके अंदर कार्बन होता है, वो वाले फॉसल्स जिनके अंदर कार्बन पाया जाता है उनकी एज को डिटरमिन किया जाता है, तो उसको कहते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग। तो आपने ये दोनों डेफिनेशंस जो यहाँ पे दी गई हैं वो याद भी करनी है, उनको राइट भी करना है। So this was about today's lecture. I hope you must have understand this very well. Still if you have any confusion you can again ask. Thanks and take care.